हेलो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम उनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पार्ट सेकेंड, इम्पॉर्टेंट लाइंस एंड कोटेशंस विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क से। तो पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है, आपने उस वीडियो को नहीं अब तक देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे ऑट टू ड्यूटी की इम्पॉर्टेंट लाइंस की, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये जो बहुत फेमस लाइन है और बहुत बार जो है दोस्तों इसको पूछा गया है एग्ज़ाम में। स्टर्न डॉटर किसको कहा गया है? तो वो ड्यूटी को कहा गया। किसको कहा गया? ड्यूटी को। आई लॉन्ग फॉर रिपोज एंड दैट एवर इन द सेम। आई लॉन्ग कि वो कह रहे हैं कि मैं बहुत देर से खड़ा हूँ किस पे? अपनी ड्यूटी के लिए। दैट एवर इन द सेम, जो कि हमेशा एक ही जैसी प्रतीत होती है। मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम ट्राइज, आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो है अपनी फ्रीडम से, अपनी आज़ादी से भी वो थक जाता है, डिज़ायर से थक जाता है, और ये उसके लिए क्या बन जाती हैं? वेट, यानी एक बोझ, एक बर्डन बन जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। टिंटन अबे। टिंटन अबे जो है बहुत ही फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये लिरिकल बैलेड्स में जो है सबसे लास्ट की जो पब्लिश्ड पोएम है वो है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि लिरिकल बैलेड्स में लास्ट पोएम कौन सी है, तो वो बनती है टिंटन अबे। 5 years है पास्ट 5 summers। ये बहुत ही, ये ओपनिंग लाइंस हैं टिंटन अवे की, कि पास्ट जो है 5 साल जो है वो बीत चुके हैं और 5 ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है। अब इस बात को समझने के लिए आपको इसकी जो पब्लिशिंग डेट्स हैं, उनके विजिट्स हैं, उनको जानना होगा। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उनके सभी जो हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अपनी डेथ तक स्टे किया, उनके अबोर्ड्स थे, उनकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रांस विजिट्स हैं, स्कॉटलैंड टूर्स हैं और टिंटन अबे विजिट्स हैं, हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप वहाँ भी जाकर हमारी वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इन ओपनिंग लाइंस में वो कह रहे हैं कि 5 साल जो बीत चुके हैं, जैसे कि 1793 में पहली विजिट हुई थी, और आफ्टर द 5 years, अगर इसमें +5 तो 1798 की बात हो रही है इस टाइम, क्योंकि ये 1798 में इसको पब्लिश कराया गया था टिंटन अबे को। वंस अगेन, एक बार फिर, डू आई बिहोल्ड दी स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। वंस अगेन यानी इससे पहले भी वो आ चुके हैं, तो आप यहीं से समझ जाइए कि वंस अगेन यानी दोबारा आए हैं। डू आई बिहोल्ड दी स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, मैं दोबारा से इन ऊंची ऊंची चोटी और पहाड़ियों को देख सकता हूँ, देख रहा हूँ। नेक्स्ट है द डे इज़ कम। अब वो दिन जो है दोबारा आ गया है। व्हेन आई अगेन, मैं दोबारा यहाँ खड़ा हूँ। द डे इज़ कम व्हेन आई अगेन रिपोज अंडर दिस साइकामोर। साइकामोर एक पेड़ होता है बहुत बड़ा घना, तो उसके नीचे वो खड़े हैं। वो कहते हैं कि वो दिन दोबारा आ गया जब मैं खड़े होकर दोबारा इस साइकामोर के नीचे खड़े होकर इस प्रकृति को निहार रहा हूँ। इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटेंड। प्रकृति से, जैसा कि हम जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो एक प्रकृति प्रेमी कवि भी माने जाते हैं। इन विच यानी कि प्रकृति में के कनेक्शन में आने के बाद, द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल यानी कि ना समझ में आना वाला, एक खुशी और गम से गुथा हुआ जो ये संसार है, बोझ खुशियों और गम से जो मिक्स जो होता है, कि कदर इंसान चाहे भी तो समझ नहीं पाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो इसका संसार के जो बोझ है, थका देने वाले भारी बोझ है, ये क्या हो जाते हैं? लाइटेंड हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। कहाँ हल्के हो जाते हैं? हो जाते हैं ये हल्के नेचर के कनेक्शन में आने के बाद। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि नेचर के कनेक्शन में आने के बाद उनके जो भी ज़िंदगी के गम हैं और हैवी वेट हैं जिनसे वो थक गए हैं, तो वो लाइटेंड हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं प्रकृति के कनेक्शन में, प्रकृति को निहारने के बाद। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। हम क्या बन जाते हैं प्रकृति में? जैसे ही हम प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं और खो जाते हैं, हमें डीप थॉट्स मिलने लगती हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? एक
लिविंग सोल यानी कि एक जीवित आत्मा। और जैसे ही आत्मा जीवित होती है हम क्या बन जाते हैं, लेड, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर है वो सो जाता है, यानी कि हमारे शरीर की महत्ता खत्म होकर हमारी जो आत्मा है वो पुनर्जीवित हो जाती है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो है प्रकृति, ये हमें क्या एहसास कराती है, मानवता का जो एक म्यूज़िक है जो बहुत सैड है, जो शायद हम कभी महसूस नहीं करते, परंतु प्रकृति जो है हमें इसका एहसास कराती है। फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार का जो एक दुख है उसको। ओ सिल्वियन वी वो है एक रिवर है, सिल्वियन वी रिवर, तो उसका जिक्र किया गया है। द वंडरर थ्रू द वुड्स, तुम जो है तुम क्या हो, एक वंडरर हो, घूमने वाली हो, यानी घूमने वाली जो नदी का कार्य है, नहर का कार्य है, वो बहते पानी का जो काम होता है वो बहते रहना होता है, तो उसको वंडरर बोल रहे हैं कि तुम जो ये जंगल है इसमें बहती जा रही हो। हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, और अक्सर मेरा जो स्पिरिट है, मेरी आत्मा है, मुड़ मुड़ कर तुम्हारी ओर देखती है, तुम्हारी तरफ मुड़ती है। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, अब यह कैटरैक्ट यानी झरना, साउंडिंग यानी शोर, पानी जब बहुत ऊंचाई से गिरता है तो बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो वो कह रही है जो झरना जो शोर करता हुआ अब आगे बढ़ रहा है मुझे कैसे प्रतीत होता है, एक पैशन की तरह, ये मुझे एक पैशन देता है, इसे देखकर मुझे कुछ अलग ही महसूस होता है। द टाइम इज़ पास्ट, अब वो जो वक्त है वो सब गुजर चुका है। एंड ऑल इज़ एकिंग जॉयज़ एंड नो मोर, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि 1793 में जब वो पहली बार आए थे, उन्हें जो जॉय मिला था, खुशी मिली थी, आनंद मिला था, वो जो टाइम है वो गुज़र चुका है। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि वो जो बॉयहुड का जो सोच थी, खुशियाँ थी, प्रकृति को देखने का उनका नज़रिया था, वो अब नहीं बचा है। वो बड़े हो चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं, तो चीज़ों को देखने का जो उनका एक नज़रिया है, उनकी सोच है, वो बदल चुकी है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर एक लिरिक है जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड के दौरान 1803 में उन्होंने रिटर्न की थी, और इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में उनके वर्क पोइटिक वॉल्यूम्स में। तो चलिए इसकी लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। चलिए दोस्तों अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। Behold her single in the field, you solitary highland lass। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि स्कॉटलैंड में वो एक खेत में एक लड़की को, एक स्कॉटिश लड़की को देखते हैं, वो खेत में काम कर रही है, फसल को काट रही है। बिहोल्ड यानी किसी को लगातार निहारना, सिंगल यानी वो अकेली अपने फील्ड में खेत में काम कर रही है। वो कहते हैं कि मैंने उसे अकेले खेत में काम करते हुए देखा। यू सोलिटरी अकेली, हाईलैंड लैस यानी लड़की, यानी चोटी पर रहने वाली इस लड़की को मैंने देखा। नो नाइटिंगल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स ऑफ वेरी बैंड्स। वो कहते हैं कि नाइटिंगल जो होती है बहुत मधुर गीत गाती है। नाइटिंगल का जो सॉन्ग होता है, जो माना जाता है कि वो बहुत ही मीठा जो सॉन्ग होता है वो गाती है। वो कहते हैं कि जैसा गीत वो लड़की ने गाया, नो नाइटिंगल डिड एवर चांट, कोई नाइटिंगल जो ऐसा गीत उसने भी नहीं गाया है। इतना खूबसूरत जो नोट्स थे, वेलकम नोट्स थे, वो गा रही थी ऑफ वेरी बैंड्स। और ऐसा उन्होंने, जो वेरी बैंड्स होते हैं, जो मान लीजिए रेगिस्तान में जो घूम रहे हैं, उनके लिए ऐसे नोट्स किसी नाइटिंगल ने भी नहीं गाए थे जैसा कि उस लड़की के गीत थे। A voice of thrilling never was heard breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides। पॉइंट यहाँ कहता है अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग, कि वो इतनी मधुर और उत्तेजना लाने वाली आवाज़ थी जिसे कि पहले कभी नहीं सुना गया था। और ऐसी आवाज़ तो दूर समंदरों में भी शांति को भंग कर दे, और ऐसी आवाज़ जो है पहले कभी नहीं सुनी गई थी। एमंग द फारदेस्ट हार्बिडीज़, हार्बिडीज़ वो होता है कि बहुत दूर का एक पॉइंट है सी में, तो वहाँ को मेंशन किया गया है कि ये जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच सकती है, वहाँ तक पहुँची है, और वहाँ जो शांति रहती है समुद्र में उसको भी ये भंग करने की ताकत रखती है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग। अब देखिए यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पूरे लिरिक में उस लड़की के संगीत की तारीफ़ की है, बट
वो एक स्कॉटिश गर्ल है, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश सिटीज़न हैं, और वो इंग्लिश जानते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो गीत, वो जो संगीत है वो बहुत मधुर है, मीठा है, बट विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो गीत मैंने संगीत लड़की का सुना है, जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं सुना है, इतना मधुर गीत है उस लड़की का। आई बोर लॉन्ग आफ्टर, जो मैं अपने हृदय में मैंने भर लिया है, पर एक लंबे वक्त के बाद इट वॉज़ हर्ड नो मोर, ऐसा गीत फिर कभी नहीं सुना जाएगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं फिर कभी ऐसा गीत नहीं सुन पाऊँगा। तो मूव टू द नेक्स्ट पॉम। अब आप नेक्स्ट जो पॉम है हमारी, जिसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की हम व्याख्या करने वाले हैं, वो है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स उनकी बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। 10,000 saw I at a glance। 10,000 ये ओपनिंग लाइन है दोस्तों डैफोडिल्स की। वो कह रहे हैं कि डैफोडिल्स जो होता है, नरगिस के फूल होते हैं, वो एक नदी के किनारे पर उन्होंने बहुत सारे जो है डैफोडिल्स के फूलों को देखा, तो वहाँ का जो एक सुंदर नज़ारा है उसको उन्होंने अपनी रचना में जगह दी, उसके ऊपर एक कविता की रचना की। तो वो कहते हैं कि मैंने लगभग एक ग्लैंस, कहते हैं ना, हम एक नज़र डालते हैं किसी चीज़ पर तो हम उसकी जो है एक उस एक नज़र में हम उसको बहुत कुछ देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने कम से कम 10,000, 10,000, 10,000 के करीब मैंने एक नज़र में वो डैफोडिल्स के फूल देखे। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकेंट कंपनी। जॉकेंट यानी खुशी भरी, जैसे किसी का साथ होता है खुशियों वाला, उसको कह रहे हैं कि एक पोइट क्या, एक पोइट को कुछ नहीं चाहिए, पर क्या होता है, एक पोइट ऐसी जो फूलों की कंपनी में आने के बाद, ऐसी प्रकृति के सुंदर नज़ारों के में से मिलने के बाद क्या हो जाता है, वो बहुत खुश रहता है। एक पोइट की बात कर रहे हैं, वो खुद एक पोइट हैं, तो वो इसी के बारे में बता रहे हैं। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो कह रहे हैं कि वो मेरी इनवर्ड आई यानी अंदरूनी जो इंसान की आंतरिक होती है ना अनुभूति, आंतरिक अनुभूति तक पर वो फ्लैश अपॉन, उसको उन्होंने आँखों, अंदरूनी आँखों को खोल दिया है इस खूबसूरत डैफोडिल्स के जो नज़ारे हैं। और ये उनके लिए क्या है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी उनके एकांत के लिए एक वरदान साबित होगा। जब वो कभी फ्यूचर में अकेले होंगे तो इसने जो है उन्हें इतनी खुशी और इतना आनंदमय बना दिया है, उनके हृदय को, उनकी अंदरूनी आँखों को खोल दिया है, उस पर ऐसी चमक प्रदान की है कि अब जब वो कभी अकेले होंगे सॉलिट्यूड में, जो ये एक वरदान की तरह उन्हें मिल गया है। तो लास्ट आज हमारी जो पोम है जिसकी लाइंस को हम डिस्कस करेंगे वो है टेबल टर्न। टेबल टर्न की जो फेमस लाइंस हैं, जिन्हें अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट द नेचर बी योर टीचर। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त, अपने कंपेनियन को बताते हैं, अपने दोस्त को कहते हैं कम फोर्थ, कि बाहर आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, जो कि अंदर अपनी रचना करने में बिजी है या पढ़ने में बिजी है, तो उसको कहते हैं कि बाहर आओ, प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखो, अंदर कमरे में मत बैठे रहो। लेट द नेचर बी योर टीचर, और तुम क्या अपनी किताबों में, अपनी जो ये है थका देने वाली बुक्स में बिज़ी हो, नेचर को यानी प्रकृति को अपना टीचर बनने दो। प्रकृति से अच्छी टीचर कोई नहीं हो सकती, वो तुम्हें उनसे किताबों से बेहतर समझाएगी, और नेचर को अपना गुरु बनाओ। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये फैला हुआ जंगल है, प्राकृतिक नज़ारे हैं, इनकी जो एक छटा है, ये तुम्हें ज़्यादा टीच करेंगी, ज़्यादा ज्ञान देंगी एक मनुष्य के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से। यानी कि इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखो, इनसे सीखो। प्रकृति से अच्छी जो अध्यापक है, गुरु है, वो कोई नहीं हो सकता। वो तुम्हें इससे ज़्यादा सिखा सकती है जितना कि एक मनुष्य सिखा सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम्स की जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, कोटेशन है, उनको अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझाया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनकी नेक्स्ट वर्क के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।